नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 में हूँ आपके साथ मेघा जिन। आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने राजनीति में लंबा अनुभव लिया, जो कई पदों पर रही, लगातार विपक्ष की मजबूत आवाज बनकर सवाल पूछती रही और साथ ही कई कड़ा संघर्ष किया। मेरे साथ आज मौजूद है कांग्रेस की पूर्व महामंत्री मनीषा शिरोडकर। आइए सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो राजनीति को कैसे देख रही हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को कैसे देख रही हैं और अब कांग्रेस किस तरीके से आगे कदम उठाएगी। सबसे पहले तो न्यूज़ 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नया वर्ष, नए मुख्यमंत्री, नई प्रदेश की राजनीति कैसे देख रही हैं आप? नया साल, नए मुख्यमंत्री और नया प्रदेश, लेकिन ये मुख्यमंत्री ज़्यादा समय के नए नहीं रहेंगे। बहुत जल्दी ये पुराने मुख्यमंत्री हो जाएंगे, क्योंकि भूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं, वैसे नज़र आ रहे हैं। जो उनकी हिटलरशाही चल रही है उससे नज़र आ रहा है। दूसरा, नए साल में मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस में भी बदलाव हुआ है और जिस तरह से कांग्रेस के एक युवा ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बनाया गया है और वो संघर्षशील है और जमीनी स्तर पर काम करने वाले हैं, एक दबंग नेता हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं और खुला स्पष्टवादी बोलते हैं। तो आज एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस मैदान में दिखेगी मध्य प्रदेश में। हमने राजनीति का वो परिदृश्य देखा जहां पर लगातार बात कांग्रेस के जीतने की हो रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत गई और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ये बड़ा आरोप लगाया है कि जिस तरीके से मशीन से आप चुनाव करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद आप उसमें जानबूझ के कुछ ऐसा करते हैं कि हमारी पार्टी हार जाती है और आपकी पार्टी जीत जाती है, बल्कि जनता हमें वोट देना चाहती है। इस पर क्या कहें? मैं कहूँगी कि दिग्विजय सिंह जी इतनी 2 बार के मुख्यमंत्री हैं और बड़ा अनुभव है उनको, बड़े लीडर हैं वो और बहुत ज्ञानी हैं, राजनीतिक के चाणक्य कहे जाते हैं वो। और वो जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं कहूँगी सत्य कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से मैं भी ज़मीनी स्तर पर काम कर रही थी, जगह जगह में, मध्य प्रदेश ही नहीं, इंदौर में भी मैंने कई वार्ड में काम किया है और संघर्ष किया है जनता के बीच में, सतत संपर्क में रही हूँ। और जनता की जो फीडबैक मैंने ली थी वो यही थी कि कमलनाथ जी का जो कार्य था, 18 महीने का उनको सरकार चलाने का अवसर मिला था, लेकिन मैं कहूँगी कि 18 महीने नहीं, उनको सिर्फ 12.5-13 महीने मिले थे, क्योंकि आचार संहिता वगैरह लग गई थी। और जो उन्होंने काम किए थे जमीनी स्तर पर, जो जिस तरह से उनका था कि 1 रुपये यूनिट में उन्होंने बिजली दी थी, जहाँ महिलाओं के लिए उनकी इतनी सारी योजनाएं थी, जिस तरह से शुद्ध के लिए युद्ध ने चलाया था, किसानों का कर्जा, लाखों किसानों का कर्जा जो माफ़ हुआ था, इन सब से उनसे लोग काफ़ी खुश थे, उनके कार्यशैली से काफ़ी खुश थे और चाहते थे जनता की महंगाई से राहत मिले। रोजगार के लिए, युवाओं के लिए उन्होंने जो काम किए थे, तो इन सबसे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सब व्यक्ति चाहते थे कि कमलनाथ जी वापस से मुख्यमंत्री बने और कमलनाथ जी की सरकार बने। लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने कहा, मैं उनकी बात से पूर्ण तरह से सहमत हूँ, क्योंकि जनता कांग्रेस की सरकार चाह रही थी और बीच में अचानक बीजेपी की सरकार बन जाती है और ये कहीं ना जनता को समझ में आ रहा है, ना कांग्रेस को समझ में आ रहा है, ना अन्य पार्टियों को समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा उलटफेर कैसे हुआ। जैसी योजनाएं जो यहाँ कह रहे लाडली बहना की योजना, ऐसी इससे अच्छी योजनाएं हमारे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चल रही थी। 500 रुपये में टंकी वहाँ मिल रही थी, महिलाओं को पैसा हर महीने मिल रहा था, वो सालों से मिल रहा था। ऐसा नहीं कि चुनाव देख के लालीपाप महिलाओं को दिया गया था। जहाँ ये लाडली बहना की बात करते हैं, तो लाडली बहना का भी कोई फैक्टर नहीं चला, क्योंकि लाडली बहना को इन्हें 2-3 महीने पहले से इन्होंने पैसा देना शुरू किया। वो भी इसलिए इनकी मजबूरी हो गई देना, नहीं तो ये पूरा चुनाव से फॉर्म भरने में ही निकाल देते। लेकिन इनकी मजबूरी ये हो गई थी कि कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी थी कि 1500 रुपये महीना हम देंगे, तो इनने तुरंत उसको शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी सरकार थी, इनके हाथ में सत्ता थी, इसलिए उन्होंने लागू कर दिया। तो ये चीज़ें जहाँ कमलनाथ जी ने बोला कि 500 रुपये में हम टंकी देंगे, तो इन्होंने घोषणावीर ने घोषणा कर दी कि हम 450 रुपये में टंकी देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ साधना न्यूज के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि क्या 450 रुपये में आज तक टंकी मिली? सरकार भी बन गई, इनके मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन वो 450 रुपये की टंकी का तो गरीबी व्यक्ति इंतजार ही करता रहा है कि कब मिलेगी। तो राखी पे आपने बहन को वादा किया था, वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। और मैं शिवराज जी से भी कहना चाहूँगी कि मामा
अब तो बोल दो, आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है केंद्र में भी और प्रदेश में भी, तो क्या अब आप मामा का घर लिख के चुप चुप बैठेंगे कि मैंने लिख दिया मामा का घर? अब तो आप सड़क पे आइए ना, उतरिए सड़क पे, आपको उतरना चाहिए, क्योंकि आपने राखी के दिन वादा किया था बहनों से कि 450 रुपये में टंकी देंगे, तो अब उसको पूरा करिए। जिस तरह से सारे चैनल्स कांग्रेस की सरकार बता रहे थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, अचानक रिजल्ट आते आते काउंटिंग के दिन ये होता है कि कांग्रेस की सरकार तीनों जगह से चली जाती है। तो ये तो पूरा षड्यंत्र हुआ है, पर्दे के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र और मशीन का षड्यंत्र भयंकर हुआ है। वो पर्दे के पीछे आज चुनाव आयोग भी पूरे बीजेपी की गोद में बैठे हुए काम कर रहा था। मैं खुले मंच से ही कह रही हूँ, क्योंकि अगर 15,000 कंप्लेंटें अगर आपकी हैं और आप उस पर एक्शन नहीं लिया गया, तो मतलब चुनाव आयोग पूरा इनके गोदी मीडिया जैसे गोदी मीडिया है, वैसा चुनाव आयोग भी इनकी गोदी में बैठ के काम कर रहा था। तो आज ऐसे चुनाव आयोग में अगर इस तरह से पदाधिकारी काम करेंगे, तो आगे वाले समय में भी ये निश्चित है कि जिस तरह से अभी धोखा हुआ जनता के साथ, जनता ने वोट दिया कांग्रेस को और चला गया बीजेपी में, लोकसभा में भी ऐसा होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए ईवीएम को बंद किया जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात आप कह रही है कि चुनाव आयोग इनकी गोद में बैठा था, और वाकई कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इस पर आरोप लगा रहे हैं। आर्थिक मजबूती भी है, राजनीतिक मजबूती भी, और स्वच्छता में लगातार नंबर 1 बन रहा है। आप इसका श्रेय किसको देंगी? मैं तो ये जब से इंदौर स्वच्छता का अभियान शुरू किया था और पहली बार इंदौर नंबर 1 आया था, तब मैंने नगर निगम को गली गली मोहल्ले मोहल्ले मेरे पीछे दौड़ाया था। मेरा पोल खोल अभियान चला रही थी, मैं सतत चलाती थी और शहर की गंदगियों से नगर निगम को अवगत कराती थी कि यहाँ पर देखिए कहाँ नंबर 1 है। आप सिर्फ अच्छे अच्छे इलाकों में कुछ सीमित क्षेत्र को आप स्वच्छ कर दो, साफ कर दो और आप कहो कि ये स्वच्छता में नंबर 1 है। मैं कहती हूँ आप लोग मेरे साथ चलिए, ऐसी ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पर व्यक्ति कैसे रह रहा है, आधे घंटे 1 घंटे आप अगर रुक जाएंगे तो मैं मान लूंगी कि हाँ, आप बीजेपी के नेताओं का कह रही हूँ कि अगर वो आधे घंटे रुक जाएंगे तो मैं मान जाऊंगी कि स्वच्छ है, साफ है इंदौर। लेकिन वहाँ भी इंसान है, वहाँ भी बच्चे हैं, वो भी बीमार होते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही वो भी इंसान है, तो उनको भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। और मैं इसका श्रेय सबसे ज़्यादा वाल्मीकि समाज को देना चाहूँगी, क्योंकि वो सड़क पे दिन हो या रात हो, महिलाएं भी रात को 12-12 बजे तक ड्यूटी करती हैं। तो सबसे सुबह 6 ठंड हो, गर्मी हो, कैसे बारिश हो, 5 बजे निकल आती हैं। तो सबसे पहला श्रेय उनका है साफ सफाई में। भाई दूसरा आके जिनकी आदत है श्रेय लेने की, जैसे काम कांग्रेस करे और उसका फीता का बीजेपी डबल नाम बदल बदल के कर लेती हैं, तो श्रेय लेने की इन लोगों की आदत है, तो ये श्रेय लेने पहुंच जाते हैं, लेकिन इनका उसमें कोई भी एक रत्ती भर भी श्रेय नहीं है। पूरा श्रेय जो वाल्मीकि समाज है उनका है। बहुत अच्छी बात कही कि किस तरीके से महिलाएं सुबह उठ के 4 बजे भी जिस तरीके से रोड पर हमको दिखती है, वाकई वो अपने आप में अद्भुत है। लेकिन सच बात तो ये है कि वो वाल्मीकि समाज की महिलाएं कर रही है, चाहे कोई भी करे। लेकिन भारत में अगर मध्य प्रदेश में इंदौर का जब 7वें नंबर पर नाम आता है एक बार फिर से स्वच्छता में, तो गौरवान्वित महसूस होता है। अब मेरा सवाल यही है कि पूरा देश राममय हो गया है, हर जगह भगवा की लहर चल रही है, लेकिन उस भगवा की लहर में जिस तरीके से हनुमान मन की जब प्रभात फेरी निकलती है, जहाँ पे 3 लाख लोग होते, वहीं पर एक युवक किसी युवक की हत्या कर देता है, तो वो राम की लहर में हत्या का क्या काम था? वहाँ पर जिस तरीके से चाकुओं का क्या काम था? इस पर कांग्रेस भी बड़े सवाल उठा रही थी कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, वहाँ पर इतनी मुस्तैदी से पुलिस लगी हुई थी, उसके बाद भी हत्या कैसे हो गई? और अब उसके घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि ये तो सत्य है कि पूरा देश राममय हो गया है और राम हम सबके आराध्य हैं, हम सबके देवता हैं। और राम मंदिर में आपने भी सहयोग किया है, मैंने भी किया है, पूरे देश के हर व्यक्ति ने सहयोग किया है। तो रामराज मंदिर बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और बनना भी चाहिए। हमारे भगवान हैं, आराध्य हैं, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि राम मंदिर बन रहा है। और दूसरा ये कि जब हनुमान जी की यात्रा निकलती है, उसमें अगर इस तरह से हत्या होती है, तो मैं ये कहूँगी कि पुलिस प्रशासन वाकई वहाँ क्या कर रहा था? क्या पुलिस प्रशासन वहाँ पर मुखबिर बन के खड़ा था?
या पुलिस प्रशासन अंधा बहरा गूंगा बन गया था, जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आज कोई भी घटना, छोटी सी भी लड़ाई होती है तो पब्लिक वहाँ इकट्ठी होती है और पूरा वहाँ पे भीड़ का माजमा लग जाता है। व्यक्ति आता है, चाकू मार देता है और सामने वाले की हत्या हो जाती है, और अब आप कह रहे हो कि हम उसका घर तोड़ देंगे। क्या घर तोड़ना ही एक समस्या का हल है? तो फिर मैं ये कहूँगी कि घर तोड़ना, आप यहाँ पर हत्या करी तो घर तोड़ने को तैयार हो गए, तो मैं मोदी जी से और जेपी नड्डा जी से और स्मृति ईरानी जी से और अमित शाह जी से सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके आईटी सेल के 3 वाराणसी के, जहाँ से मोदी जी मोदी जी वहाँ से सांसद है, उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के आईटी सेल के एक बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं, एक बच्ची की इज्जत को तार तार किया जाता है, तो वो तीनों आईटी सेल के व्यक्ति 6 महीने तक गिरफ्तार नहीं होते हैं। और जब गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार हुए को भी आज उनको इतने दिन हो गए, उसके बाद भी उनका घर क्यों नहीं तोड़ा? तो फिर आप यहाँ भेदभाव क्यों करते हैं? जनता में और आपके कार्यकर्ता में ऐसा भेदभाव क्यों? ये मेरा बड़ा सवाल है। और तीनों चारों से इनके फोटो वायरल होते हैं, मोदी जी के, उनके साथ जेपी नड्डा जी के, स्मृति ईरानी जी के। यूँ तो स्मृति ईरानी जी बड़े बातें करती है। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो उनको चूड़ियां भेंट करती थी। जब प्रधानमंत्री की गरिमा को छवि को ठेस नहीं पहुंचती थी, वो चूड़ी भेंट कर सकती है ना, क्योंकि वो स्मृति ईरानी है, बीजेपी की है। अगर कांग्रेस आज बोल दे कि हम चूड़ी भेंट करेंगे तो ये पूरी बीजेपी नहा धो के उनके पीछे पड़ जाएगी। तो जिस तरह से इनका बड़े बड़े नेताओं का आशीर्वाद उनके ऊपर, तीनों आईटी सेल के दरिंदों पर, बीजेपी की आईटी सेल के दरिंदों पर आशीर्वाद इनका रहा है, तो मैं कहूँगी कि तोड़ना है घर पहले तो सबसे पहले उन बीजेपी के आईटी सेल का तोड़े। इधर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, मैं कहती हूँ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी इन बीजेपी के आईटी सेल के दरिंदों से बचाओ, क्योंकि आज बेटी को बचाने की जरूरत है तो बीजेपी के लोगों से जरूरत है, ना कि जनता से। जनता तो बेटियों का सम्मान करती है, नारियों का सम्मान करती है, लेकिन सिर्फ बीजेपी वाले सिर्फ है ना मंचों पे बेटियों को और नारियों के सम्मान की बात करते हैं, हकीकत धरातल पर शून्य है। तो ये जो हुआ गलत हुआ है, और उनको घर तोड़ने की बजाय उनको, जिस व्यक्ति ने भी, माँ बाप की कोई गलती नहीं है, कोई भी पेरेंट्स किसी को भी ये संस्कार नहीं देगा कि उनका बच्चा इस तरह हरकत करे, पर गलती जिसकी है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि हत्या तो हत्या है, गलत तो गलत है, चाहे वो कोई भी करे, जनता करे या बीजेपी का व्यक्ति करे, कार्यकर्ता करे बीजेपी का, या आईटी सेल के बीजेपी के पदाधिकारी करे, पर उनको सजा होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। मैं तो कहूँगी ऐसे लोगों को फांसी पर, बड़े चौराहे पे लटकाना चाहिए, तभी हमारे देश में बहन बेटियां बचेगी। और ये हत्याएं, जिस तरह से आप कहोगे कमलनाथ जी की सरकार थी, मेरे पास से ज़्यादा रिकॉर्ड आपके पास होगा। कमलनाथ जी की सरकार 12.5 महीने में गुंडागिर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। आपने 12.5 महीने में कितने लोगों की बलात्कार की खबरें सुनी? आप बताइए, एक सुनी क्या आपने? बहुत कम, इक्का दुक्का सुनी होगी। क्या आपने ऐसी हत्याएं सरेआम होते देखी क्या? आप तो सारे गुंडों पे कार्रवाई हुई,